नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है। तो आज हम बात कर लेते हैं महामना स्वर्गीय श्री ज्योति बासु की, जो कि लंबे समय तक 23 साल तक निरंतर मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल के। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्हीं के कर कमलों से, उन्हीं के नेतृत्व के कारण से, जो कि हिंसा को बढ़ावा देता था, जो बदले लेने के लिए जो है लोगों को प्रेरित करता था। रविंद्र सागर उसमें जो बहुत बड़ा कबाड़ा हुआ, बहुत सारे जो है वो स्त्रियों के साथ में जो है वो बलात्कार हुए, लूट-पाट हुई। तो उन्होंने कहा कि अब गरीब गुरबा उठ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, इसलिए जितने भी जो संपन्न लोग हैं उन पे इस तरह के हमले होते रहेंगे। ऐसा उन्होंने कहा है, रिकॉर्ड में कहा है। ये बात अलग है कि ये कौन जात बाबू टाइप के जो असली गोदी मीडिया के लोग हैं वो कभी इस पे चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि ये उसी विचारधारा से आते हैं जिस विचारधारा में ये झूठ प्रचार लगातार किया जा रहा है बड़े लंबे समय से, यानी कि 1848 तक, जब महामना मार्क्स ने, और मार्क्स साहब जो थे उनका जन्म मई में हुआ था। अब देखिए 5 मई को जन्म हुआ मार्क्स साहब का, और उसके अगले ही महीने जून 14 को चे गोयरा जी इस धरती पे अवतार लिया। तो उन्होंने तो प्रतिपादन किया एक नियम का, वाद का, एक मार्क्सवाद का, कि गरीबों का अंत में कल्याण होगा। और धर्म जो है वो अफीम है, एक एक नशा है जो गरीब लोगों को और गरीब कर देगा। तो रशिया से जहाँ पे ये क्रांति की शुरुआत हुई, चर्च फर्च सब चले गए, लेकिन अब सब वापस आ गए हैं। उसके अपने कारण हैं, उसमें कभी बाद में चर्चा करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि भारत के वामपंथी जो कि धर्म को अफीम बताते रहे हैं, ये तो मार्क्स मना कह गए, लेनिन साहब ने भी कहा था इट्स 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 ओपियम ऑफ मासेज, यानी कि भीड़ की जो है ना वो नशा है। तो वो लोग जो कि जहाँ पर राम मंदिर का सबसे अधिक विरोध, देखिए भाई और बहनों, अगर किसी ने किया है तो इस देश के वामपंथियों ने किया है, जिन्हों का जेएनयू पे भी कब्जा रहा है और भी जगह कब्जा रहा है। और दूसरे उन लोगों ने किया है जिनका जो है ना वो पाकिस्तान निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षा संस्थान, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किया है। तो ये दोनों जो शिक्षा संस्थान हैं उन्होंने राम मंदिर का सबसे प्रजोर, सबसे अधिक, और जितने भी झूठे डॉक्यूमेंट थे, साक्ष्य थे, वो उकसाया है उनको कि आप जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुख्य रूप से कि आप विरोध करो, हमारे पास ये है, इनके पास कुछ भी नहीं है। यानी कि देश के अंदर एक 500 साल से अधिक चलने वाली जो सनातन की जो एक युद्ध था, एक लड़ाई थी, और उसके अंदर रोड़ा अटकाने में सबसे अधिक मुख्य भूमिका उन्हीं की रही, मार्क्सवादियों की और वामपंथियों की। यानी कि इसमें भी बंट गए, देखिए शिया सुन्नी की तरह ये भी बंट गए। तो इसमें भी सीपीआई और सीपीएम की रही, और फिर एक तीसरा तो बन गया जो उसमें कहते हैं सीपीओ माओइस्ट बन गए, जिनका कहते हैं कि बहुत लंबे क्षेत्र पे कब्जा हो गया था विभिन्न कारणों से। अब वो बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। दंडकारण्य के क्रांतिकारी, एक दंडकारण्य में रहे क्रांतिकारी, अब स्वर्गीय हो गए, वो हमारे दोस्त थे। तो उन्होंने दंडकारण्य में क्या क्या कांड किए और क्या होते देखे, इस पे कल अलग चर्चा करेंगे। उनके पिताश्री रह चुके हैं वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पे, जिसको जलाने विश्वविद्यालय हिंदी में कहा जा सकता है। भी जेएनयू जवाहरलाल नेहरू, तो जलाने भी जवाहरलाल नेहरू ही है। इसका जो है वो कुछ मित्रों ने बड़ी गंभीर रूप से भर्त्सना की है, लेकिन ये तो एब्रीविएशन है भाई, सब जगह अंग्रेजी का एब्रीविएशन क्यों चलेगा? संक्षिप्तीकरण हिंदी में भी तो चल सकता है। तो ये तो जलाने विश्वविद्यालय। अब हम लौटते हैं
जो ये मार्क्सवाद हुआ जो कि 5 मई को 1818 में अवतार लिए इस देश पे, श्रीमान कार्ल मार्क्स, वो भी एक ज्यू थे, यहाँ कहना आवश्यक है। क्योंकि ज्यू का सबसे अधिक विरोध दुनिया भर में जो हो रहा है उसमें भारत के वामपंथी और दुनिया के वामपंथियों का भी है। अब ये जो ममदानी है, क्योंकि सारे वामपंथी है, वो ध्रुव वामपंथी है। देखिए कि सिर्फ ज्योति बसु की बात करने से तो काम नहीं चलेगा ना। इस वामपंथियों ने कहाँ कहाँ किस देश में दुनिया में अपने तंतु फैला लिए हैं और दुनिया बदलने में लगे हुए हैं। देखिए इतने साल हो गए ना, 1848 से देख लीजिए कितने साल हो गए, है ना। 175 पौने 200 साल हो गए, कहीं भी दुनिया नहीं बदली। कहीं भी गरीबों का भला मार्क्सवाद के नियमों और उनके प्रतिपादित जो नियम हैं, कानून हैं, जो उनकी खपत है उसके कारण नहीं हुआ। वेनेजुएला तो पूरा ही बर्बाद हो गया, क्योंकि उनको तेल की संपत्ति के बाद में भी वहाँ से लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? वो इसलिए भाग रहे हैं कि वो सावेज था, वो सावेज आया, उसका सबसे अधिक स्वागत भारत में हुआ। जेएनयू में लोग कहते हैं कि बेहोश हो गए। ये अतिशयोक्ति हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो पहले जो वामपंथी थे वो बदल चुके हैं, वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा पल था, एक दुनिया की ऐसी घटना थी कि सावेज जो कि वेनेजुएला में पता नहीं क्या कर रहा है, गरीबों को अमीर बना रहा है, सशक्त कर रहा है, वो हमारे सामने खड़ा है, ये मार्क्स का अवतार है। तो बहुत सारे लोग मूर्छित हो गए या मूर्छित होने की मानसिक अवस्था में आ गए, वो अभी तक मूर्छित पड़े हैं। देखिए मार्क्सवाद एक ऐसा नशा है जो जिस आदमी के अंदर में घुस जाता है ना, उनमें से कुछ ही बिरले, यानी कि बिरला जी का नाम हो गया, वो उसमें से निकल सकते हैं। बाकी जीवन भर उस विष को में ही समाहित रहने के लिए अभिशप्त है। तो क्योंकि ये इतनी सारी बातें जो है ना, सिर्फ जो भी कुछ हो वो ज्योति बासु तो उसके उसके स्थापक थे, है ना। और उन्होंने ही कहा था, उनके सामने सबसे बड़ा जो अत्याचार, सबसे बड़ा जो हत्याकांड देश में हुआ, बाकी मूपला को छोड़ देते हैं, है ना, और भी कुछ को, जिसमें हजारों शरणार्थियों को, वो शरणार्थी भी कौन, वो सबसे गरीब, सबसे दुर्बल, सबसे शक्तिहीन, सबसे ज़्यादा निढाल वो थे जो कि 1971 के युद्ध के बांग्लादेश के निर्माण के बाद में वहाँ की परिस्थितियों के कारण भारत में भाग के शरण लेने के लिए बेचारे जो है ना विवश थे। वो पहले नहीं आ पाए, यानी कि 47 या उसके बाद में तो वो लोग आए ना जिनके पास सूचनाएं थी, जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास संसाधन थे, जिनके पास भारत के बंगाल में या कि भारत में कोई जानकारी थी, कोई रिश्तेदारी थी, और उन्हें मालूम था कि उनकी पढ़ाई के कारण, उनके संबंधों के कारण उनको कोई न कोई काम भारत में मिल जाएगा, तो वो सबसे पहले आ गए, वो खतरे को भांप गए थे। लेकिन ये बेचारे, है ना, जो एक मंडल साहब थे, उनकी जो अवधारणा को मान लिए और उसके बाद में मंडल साहब भी भाग के यहाँ आना पड़ा, वो एक अलग बात है। तो इन शरणार्थियों को जगह मिलेगी, रहने का मिलेगा। इनके चेले चाटों ने शायद कुछ शरणार्थियों के नेताओं को बता दिया था कि आप आ जाना हमारी झांपी में, सुंदरबन में अपना डेरा तंबू गाड़ लेना, अब हमारा शासन है। यानी कि ये बात 1975 में कही गई थी। और जून 1977 में आप देख लीजिए, गणना कर लीजिए कि 23 साल तो पिछली जो है वो शताब्दी के, और 25 अभी 48 साल से देश के एक उस समय के सबसे अधिक औद्योगिक स्तर पे, उन्नत राज्य पे एक ऐसा प्रेत आके बैठ गया। उस प्रेत की छाया आज भी है, लाल छाया है, उसका काली हो चुकी है, लेकिन अभी भी है, क्योंकि वही लोग जो कि मार्क्सवादियों के साथ थे वो अब दूसरी पार्टी में चले गए हैं। तो कुल मिला के उन्हीं का एक्सटेंशन चल रहा है। ये लोग बंगाल से अभी भी विशेष किस्म के वोटरों को बुला रहे हैं,
हैं। ये तो काम अब्दुल गनी खान चौधरी ने मालदा में पता नहीं कब से शुरू कर दिया था, तो कोई नई बात तो है नहीं भाइयों और बहनों। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे हम अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है। मेरा जब भी मौका मिलता है तो क्यों न, मैंने बिरला समूह में ही काम किया है तो कुछ घटनाएं मालूम है, तो उस पर ध्यान देना भी आवश्यक है। लेकिन ये जो असली गोदी मीडिया है ना, इस देश पे लंबे समय तक जो असली गोदी मीडिया रहा, उसने कभी हमें बताया ही नहीं, यानी कि छुपा दिया। जिसमें कहते हैं कि 8 से 10 हज़ार दुर्बल, विवश और हताश, सबसे गरीब जो नमोशूद्रा थे, जो कि बिल्कुल मजबूरी की स्थिति में थे, जीवन यापन कर रहे थे, बच गए थे, छूट गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है पश्चिम, मतलब उस पूर्वी पाकिस्तान जो कि बाद में बांग्लादेश हमने बना दिया, देश ने बना दिया, ये इंदिरा जी ने बना दिया, सेना ने नहीं बनाया। देखिए, मानेक शॉ का नहीं बनाया, एक नैरेटिव है। लेकिन यहाँ जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है वो फौज ने किया है, वो सैनिक ने किया है, नेतृत्व उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वहाँ था। ये नैरेटिव में ये जो बदमाशी है, ये हमारे चरित्र का एक मुख्य अंग है। तो आगे चलते हैं साहब, आगे कहाँ, पीछे चलना पड़ेगा। मारीच झापी मैसा करे। मारीच झापी सुंदरबन में एक जगह है जहाँ पे ये जो नमोशूद्रा थे, जो सबसे गरीब थे, जो सबसे मजलूम थे, जो सबसे निशक्त थे, जो अपना सहारा ढूंढते हुए अपनी जान बचा के भाग आए थे भारत में, क्योंकि ज्योति बसु ने कहा था कि उन्हें यहाँ पे शरण मिलेगी, तो वो शरण के लिए जगह भी तय कर दी। भाई ज्योति बसु खुद ने कहा नहीं होगा, उनके चेले चाटों ने कहा होगा। पूरा गिरोह एक पिरामिड, उस पिरामिड के टॉप पे बैठे थे कॉमरेड जो है वो भद्र पुरुष, ज्योति बसु को भद्र पुरुष माना जाता है, जिनके राज्य में इतने अभद्र काम हुए, जिन्होंने कहा जो रविंद्र सागर में जो एक फिल्मी किशोर कुमार नाइट हुई थी, अशोक कुमार नाइट, दोनों में से कोई एक हुई थी, उसमें जो भगदड़ मची, उसमें जो इतने उसके साथ में अत्याचार किया गया, तो इन भद्र पुरुष ने एक अभद्र जो है वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा अब गरीब उठ चुका है, अब मजलूम उठ चुका है, वो अपने अत्याचारियों को अपने हिसाब से चुन चुन के सजा देगा, और ये जो रविंद्र सरोवर में हुआ है उसी की कड़ी में है। तो इस तरह के अभद्र जो है ना वो स्टेटमेंट देने वाले, हिंसा को बहुत ही नेचुरल रिएक्शन बताना, ये तो उन्होंने कई बार कहा है कि कई जगह जो है वो मार्क्सवादियों ने, जो कि क्रांति के सूत्रपात रह रहे थे, क्योंकि वो भी तो क्रांति का सूत्रपात, उन्होंने किसी दिल्ली से आई हुई 2 अफसर स्त्रियों को उनके साथ बदतमीजी की, और उनके साथ में जो है ना उनको मर्डर कर दिया गया। तो उन्होंने कहा ये तो होगा, होइश्चय, यानी कि ये तो होता रहता है। देखिए अब क्रांति का सूत्रपात हो चुका है, बंगाल क्रांति के मार्ग पे आगे बढ़ चुका है, तो ये तो रोज होगा, बल्कि रोज होना चाहिए, ऐसा हम मान सकते हैं। तो एक घटना जिसकी मैं निवेदन कर रहा था आपसे, जिसके बाद में यानी कि जितने भी ये जो रक्त चूसने वाले जो व्यापारी थे, इनके हिसाब से यानी कि वो कितने सारे लोगों को जॉब देते थे, है ना, वो वहाँ से भाग गए। वो थे एक बिरला समूह के बहुत ही प्रतिभाशाली, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा अपने कारण से, आपको बहुत बड़ी इज्जत है उनकी। हमने भी बिरला समूह में काम किया, उस ग्रुप में नहीं किया है, सी के बिरला समूह में, बीएम बिरला ग्रुप समूह में किया है, यानी कि हिंदुस्तान मोटर्स, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, ओरिएंट फैंस वगैरह, इस ग्रुप में किया। तो उनको रास्ते में पकड़ लिया गया। जो क्रांति के पालक थे, सूत्रधार थे, जो कि जो ज्योति बसु के निर्देश पे चल रहे थे, क्योंकि ये सबसे बड़े क्रांतिकारी तो यही थे ना। तो इनके जो भी पिरामिड था उसके टॉप पे तो ये जो है भद्र पुरुष बैठे हुए थे, और नीचे कितने भद्र थे, कितने अभद्र थे, ये तो आप सिटी यूनियन की से इंटरेक्शन करके, हमने तो भोगा है सिटी की यूनियन को हाथ पैर तोड़ देने की धमकी देते हैं, माँ बहन की गालियों से तो बात शुरू करते हैं। ये इस तरह का जो है ये लोगों को मालूम नहीं है, जिन्होंने वामपंथ की बातें सेमिनारों में सुनी है, एयर कंडीशन हॉल में सुनी है, यूनिवर्सिटियों में सुनी है, वो किसी सीटू के नेता
को पूजते हैं, लेकिन मैं नाम तो नहीं ले सकता भाई, क्योंकि अभी भी डर लगता है। तो वो ऐसी गाली गलौज करते थे, ऐसा उधम, इतना आतंक का व्यवहार। आप ये समझिए कि बंगाल नहीं था, ये बात राजस्थान की है और ये बात जयपुर की कह रहा हूँ। तो ये लोगों ने बिरला समूह के एक यशस्वी उद्योगपति को सड़कों पे कलकत्ता की नंगा दौड़ाया था। ये बात आपको और हम बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा तंत्र है, ये इस तरह की असली बातों को छुपाता है और लंबे समय से छुपाता चला आया है। तो इसके बाद में जैसे ही बिरला साहब ने जो है वो अपने अपने अफसरों को निर्देश किया कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है, और वो बहुत ही डर के, ये भी देखिए कि कितना बड़ा आतंक था, वो किस तरह से गए। वो सीधे के सीधे दिल्ली या बम्बई नहीं गए, वहाँ से पटना गए, वहाँ से शायद जो है वो आसाम गए, फिर ट्रेन पकड़ करके, कोई प्लेन पकड़ करके, धीरे धीरे अटैचियों में कागज़ लेकर के वो किसी तरह से दूसरे शहरों के रास्ते, पटना और दिल्ली के रास्ते बम्बई पहुँचे। और उन्होंने, और उसके बाद में जब ये कांड हुआ तो उसके बाद में जितने भी मुख्य उद्योगपति थे जो कि बाहरी थे, है ना, जो बाहर से आते थे, जिसमें राजस्थानी भी थे, गुजराती, तो दूसरे लोग, इवन बंगाल के भी देखिए ना, अगर डाबर बंधुओं को भी तो वहाँ से जाना पड़ा। किस किस कारण, किस आतंक के कारण जाना पड़ा, उसका सूत्रपात श्रीमान 1,01,008 ज्योति बासु के नेतृत्व में शामिल हुआ है। तो हम उस कालखंड की सबसे भयानक, सबसे दुष्ट, सबसे क्रूर घटना को याद कर रहे हैं। बाकी सब घटनाएं इसके नीचे हैं। और अधिकतर मेरा ये विचार है, अगर कुछ गलती हो तो आप कोई बता देना, कि मारीच जापी जो हत्याकांड है उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है, और जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं उनको भी मालूम है, और वामपंथी तो कभी मानेंगे ही नहीं, बहमपंथी कह लीजिए उनको, है ना, प्रगतिशील कह लीजिए, सारा एक ही गुट है। जो कि हमेशा क्रांति की पूजा करता रहता है, कैपिटलिज्म को गालियां देता रहता है, लेकिन जितने भी मुख्य जो है ना मार्क्सवादी यानी कि वामपंथी नेता हुए हैं और कुछ विचारक हुए हैं, उनके छोरा छोरी अमेरिका में वेस्ट में बैठ करके डॉलर, डोशमार्क, पौंड और फ्रैंक कूट रहे हैं, दिरहम वगैरह भी कूट रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप उस झूठ पे चल रहे हैं। तो ये तो एक विशेषता है, ये डबल स्टैंडर्ड है। तो हम फिर लौटते हैं उस कालखंड में जिसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि दूसरी भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनको बाद में कभी शीघ्र ही याद करेंगे, शायद आज ही याद कर लें, कल परसों तक सामने आ जाए कि किस तरह के कांड हुए हैं, किस तरह से हिंसा को, किस तरह से नृशंसता को, किस तरह से पाशविक व्यवहार को ये बताया गया है कि वो गरीबों का अधिकार है, क्योंकि हजारों साल से अमीरों ने उनका शोषण किया है, तो अब उन्हें मार गिराना चाहिए, पकड़ ले भाग ना पाए, है ना। कि ये तो नेहरू जी के बारे में मजबूर ने कहा था कि ये हिटलर का कोई चेला है, पकड़ ले मार ले साथी भागने न पाए। ये मजरू ने किया था, मजरू साहब को जेल हो गई थी, साथ में बल्ला सानी भी, दोनों वामपंथी थे। तो ये जो नृशंसता, भद्देपन और भद्दे व्यवहार और अशोभनीय आचार विचार को हवा देने वाले, क्रांति का सूत्रपात, उसका झंडा बताने वाले ज्योति बसु के राज में, मारीच झापी में, वो गरीब, वो गुरबा, वो नमोशूद्रा जो कि पहले रह चुके थे जैसा मैंने बताया, और वहाँ पहुँचे, उनको ये कहा गया था कि मारीच झापी में यानी कि सुंदरबन में जाके बस सकते हो, आपका अधिकार है। लेकिन बाद में बेचारे वो जब बस गए तो इसी की सरकार ने 1977 में, 1977 के अंदर उस पे हमला कर दिया, और कहते हैं 8,000 से या 10,000 लोग उसमें मारे गए। वो पानी का क्षेत्र है, वहाँ पानी में मगरमच्छ रहते हैं, पीने का पानी भी उन्होंने दूसरे गांव से व्यवस्था करके कश्तियों से लेके आते थे। बेचारे सबसे ज़्यादा मजबूर लोग थे, सबसे निशक्त लोग थे, नमोशूद्रा थे, जो कि 1971 की युद्ध के बाद में, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ, वो आए थे, तो उनका अत्याचार हुआ, उनका
पूरी तरह से स्त्रियों के साथ में बलात्कार किया गया। वहाँ की पुलिस और सीटू और सीपीएम के गुंडों के साथ में जो फरसे और नेजे और तलवारें लेकर के, तमंचे लेके उन उन विवश लोगों के जो बस्ती थी उस पर टूट पड़े, और मगरमच्छों को वहाँ पे जो पानी में रहते थे सुंदर बन के, उनको तो उनके सामने एक भोजन का ऐसा अंबार खड़ा हो गया। जितने भी लोग पानी में गिर रहे थे उनको मगरमच्छ खा रहे थे, बच्चों को पानी में फेंक दिया गया। और वहाँ पे एक तांडव चला जो कि लंबे समय तक चला। इसको ये रवीश कुमार बाबू टाइप के जो असली गोदी मीडिया के लोग हैं, इन्होंने आपको और हमको कभी बताया ही नहीं। अगर किसी को मालूम है तो बताया, लेकिन इन सबको मालूम 2014 के बाद में, क्योंकि ये चीज़ें बाहर आने लगी। क्योंकि देखिए मीडिया पे आज भी मार्क्सवादियों को, भाई न्यूयॉर्क का मेयर बन जाएगा एक धुरवामपंथी, उसके अंदर भारत में बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, डांस भंगड़ा हो रहा है। तो हमें आशा है कि हमने याद किया स्वर्गीय कॉमरेड श्री ज्योति बासु को, और जिनके बारे में वामपंथी हमेशा छाती कूटते हैं कि हे मार्क्स देव, ये क्या हुआ, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और अब हमें इस घटना से भी मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं तो ईश्वर है, भगवान है। क्योंकि एक एक ध्रुवामपंथी को, ज्योति बसु को, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन ये दूसरी तरफ से इनसे आधे पौने इन्हीं के रास्ते पर चलने वाले आई के गुजराल बन गए, जिन्होंने पाकिस्तान में रॉ का बंटाधार कर दिया। क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से प्रेम था, तो पाकिस्तान से प्रेम तो बहुत सारे लोगों को है। आजकल नज़ीर साहब का प्रेम उमड़ रहा है, दूसरे लोगों का भी उमड़ रहा है, उस पर अलग से बात करेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, जो कि आज जन्मदिन है कॉमरेड स्वर्गीय 1,01,008 ज्योति बसु साहब का, जिन्होंने बंगाल को, जो सबसे अधिक औद्योगिक उन्नति के क्षेत्र में महाराष्ट्र तमिलनाडु के आसपास खड़ा था, उसको पीछे धकेल दिया। कभी जीडीपी का 10-11% बंगाल से आता था, आज परिस्थिति में वो 6% से नीचे है। तो इसका श्रेय, इसकी टोपियाँ, इसकी मालाएं अगर किसी के गले में पड़ेंगी, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयुक्त कोई आत्मा है, कोई वामपंथी है, वो तो आत्मा मानते नहीं है, तो वो स्वर्गीय श्री ज्योति बासु होंगे। तो उन्हें याद फिर हमने चे गुवेरा साहब को भी याद कर लिया है ना। पिछले महीने ही तो वो धरती पर अवतरित हुए थे, फिर 5 मई को अपने मार्क्सदेव अवतरित हुए थे। और मार्क्सदेव का तो ऐसा था कि अगर इंग्लैंड के उद्योगपति के पुत्र एंगल्स अपने बाप के पैसे में से चोरी करके इनको ना बेचते, तो शायद ये पोथा जो लिखा गया है द हाउस कैपिटल, वो ही शायद नहीं छपता। क्योंकि उन्हीं के पैसे से इन्होंने दारूबाजी की और बहुत सारी बाजियाँ की, जिसके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर सकते। और इन महामने ने, ऐसा बताया जाता है कि किसी फैक्ट्री में पैर तक नहीं रखा, अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा करके ये जो है 10 कैपिटल लिख दिया, जिसके कारण कहते हैं कि 10 या इससे अधिक करोड़ लोग, निहत्ते लोग पूरी दुनिया में कालग्रस्त हो चुके हैं, उनकी असामयिक मृत्यु हो चुकी है। तो इस पे हम, ये बड़ा रोचक चर्चा है। 3 महीने में लगातार 3 वामपंथियों की बात हुई। चे गुवेरा पे अभी लोग नाच रहे थे। जो भी प्रगतिशील हैं वो मार्क्सदेव के जन्मदिन पे, चे गुवेरा के जन्मदिन पे, और उसके बाद में बासु जी के जन्मदिन पे नाचने के लिए उनकी आवश्यकता है। उन्हें करना पड़ेगा, तभी तो माना जाएगा ना कि वो लोग जो है वो प्रगतिशील हैं, वो लोग दुनिया को बदल देंगे, क्रांति के उसमें उन्माद में पगला चुके हैं। ये बार बार बताना आवश्यक है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत हुई तो उसको आप पसंद आई होगी। उसके कई आयाम हैं, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार ये कार्यक्रम देखने सुनने के लिए। तो आपसे आशा है कि आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करेंगे और लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।